नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शकील हुसैन, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग। आज हम चर्चा करेंगे इथनिक कॉन्फ्लिक्ट पर। ये पेपर हमारे ऑटोनॉमस कॉलेज के फोर्थ सेमेस्टर के कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल इश्यूज में है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिविल सर्विसेज के दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और विश्व राजनीति को समझने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इतने कॉन्फ्लिक्ट में इसके जो चीज़ें लेंगे, इसकी परिभाषा, इसका कॉन्सेप्ट, इसकी विशेषताएं, कुछ थ्योरीज हैं, कुछ थ्योराइजेशन की कोशिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने की है इसको, कि इसको थ्योराइज किया जाए। तो उसमें प्रमुख जो थ्योरीज हैं, बहुत प्रमुख सिद्धांत हैं, उसको हम लेंगे। और इसके काजेज क्या हैं, कौन कौन से कारण हैं इतने कॉन्फ्लिक्ट्स के, और ये क्या इंटरनेशनल रिलेशन में प्रभाव डालते हैं। तो इतनी कॉन्फ्लिक्ट देखें तो इतनी कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसको कहते हैं इतनी कॉन्फ्लिक्ट। अब इथनिक शब्द जो है वो अंग्रेजी का, वो ग्रीक भाषा के इथनो शब्द से बना है। इथनो का अर्थ ग्रीक में होता है नेशन, जिसको हम राष्ट्र कहते हैं। अब इथनो का जो ध्वनि नेशन की निकलती है वो थोड़ा सा अंग्रेजी में थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब इथनो में भाषा, संस्कृति, धर्म, ये सब कॉमन होने चाहिए। इसी से बाद में वो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, उसको हम अलग चैप्टर में लेंगे, नेशन स्टेट के बारे में। वो हमारे में सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में, नेशन स्टेट, राइज ऑफ नेशन स्टेट, कंटेम्प्रेरी सीन क्या है उसका नेशन स्टेट का, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद नेशन स्टेट फिर इमर्ज कर रहा है, उसका कॉन्सेप्ट फिर इम्पोर्टेंट हो गया है। तो नेशन स्टेट के संदर्भ में इतनी सिटी का प्रयोग होता था, लेकिन अभी जो इतने कॉन्फ्लिक्ट के संदर्भ में हम यूज करते हैं इसका, इस शब्दावली का, तो वो उसका एंथ्रोपोलॉजिकल मीनिंग थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए कहीं कहीं किताबों में हिंदी में बहुत सारे शब्द हैं जो जातीय संघर्ष, नृजातीय संघर्ष, प्रजातीय संघर्ष, तो ये सब सारे शब्दों के लिए अंग्रेजी में सिर्फ एक ही शब्द है, इथनिक कॉन्फ्लिक्ट। तो इथनिक कॉन्फ्लिक्ट में हम उन संघर्षों को लेते हैं। अगर हम उसके माने कॉन्सेप्ट को देखें तो इथनिक कॉन्फ्लिक्ट में ये जो इथनो शब्द की विशेषताएं हैं लगभग सब आ जाती हैं। जो इथनिक ग्रुप्स होते हैं उनमें एक कॉमन भाषा होती है जो सामान्यतः कॉमन होती है। ज़्यादातर जो इथनिक ग्रुप्स हैं, जैसे अगर आप देख लीजिए, बलूचिस्तान का संघर्ष है पाकिस्तान में, कुर्दों का संघर्ष है सीरिया, तुर्की, इराक के रीजन में, तो इसमें एक कॉमन भाषा रहती है, देखा गया है ज़्यादातर मामलों में। ये शाश्वत सत्य नहीं है, लेकिन कॉमन भाषा, कॉमन संस्कृति, कॉमन खान पान, और एक प्रजातीय निरंतरता, ये होती भी है, कहीं कहीं नहीं भी होती है। जैसे कितनी कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान में है मुहाजिर मूवमेंट, उसमें कोई प्रजातीय निरंतरता नहीं। प्रजाति मतलब जो, जैसे कॉकेशायड, मंगोलायड, निग्रेटो, इसको हम प्रजाति कहते हैं। कॉकेशियन मतलब खड़ी नाक वाले यूरोपियन लोग, निग्रेटो मतलब जो अफ्रीकन निग्रो होते हैं, मंगोलायड मतलब जो चाइना और साउथ ईस्ट एशिया, मंगोलिया में, उसको मंगोलायड। उसी तरह की कुर्द एक प्रजाति के रूप में है। बलूच एक प्रजाति है जो उस पर्टिकुलर भौगोलिक एरिया में ही पाई जाती है। तो वो उसका एक प्रजातीय निरंतरता। तो भाषा एक सामान्य होता है, प्रजातीयता सामान्य होती है, और अधिकांशतः धर्म भी सामान्य होता है। तो इन विशेषताओं से युक्त जो संघर्ष होते हैं, हम उनको, या इन विशेषताओं के आधार पर कोई डिमांड रख के जो संघर्ष किए जाते हैं, हम उनको प्रजातीय संघर्ष कहते हैं। तो प्रजातीय संघर्ष के कॉन्सेप्ट में ये चीज हम लेते हैं। अब अगर प्रजातीय संघर्ष हम देखें इस समय दुनिया में, जो तीन हमने संघर्ष बताए, तो इसमें ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। अब हम कुछ थ्योरीज पे लेंगे। इसमें लिटरेचर बहुत कम है इस विषय पर। हिंदी में साहित्य तो बहुत ही कम है, अंग्रेजी में काफी साहित्य, रिसर्च पेपर्स बहुत सारे हैं, लेकिन कोई यूनानिमिटी नहीं है, कोई एक सर्वमान्यता नहीं है कि इसी को इतनी कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, या इतनी कॉन्फ्लिक्ट को थ्योराइज करने में बहुत ज़्यादा यूनानिमिटी नहीं है, बहुत एक रूपता नहीं है।
तो जो कुछ प्रमुख प्रजातीय संघर्ष है उसको हम जो थ्योरीज हैं उसको जानना ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में इसका जिक्र बहुत कम है, मतलब किताबों में खासकर इस पे ज़्यादातर किताबें हैं नहीं, कुछ इग्नू के मटेरियल में कुछ आपको इस पे मैटर मिल जाएगा और अलग अलग रेफरेंस बुक्स मिलेंगी। तो एक विद्यार्थी के लिए बड़ा मुश्किल होता है इतने सारे रेफरेंस बुक को पढ़ना और उसमें से नोट्स बना करके कुछ लाना, और वो भी आपके कंटेंट तक पूरा आए। तो मैंने कोशिश की है कि लगभग सारे सिद्धांतों को जो अभी प्रचलित हैं, बहुत सारे लोग उनसे सहमत हैं, बहुत सारे लोग उनसे सहमत नहीं हैं, उनको हम ले। तो इसमें पहला सिद्धांत जो हम लेते हैं वो है कॉन्टैक्ट थ्योरी। कॉन्टैक्ट मतलब संपर्क, संपर्क सिद्धांत हिंदी की बताती है, इसको हम थोड़ा स्लो बोल रहे हैं ताकि आप इसको लिख भी सकते हैं। संपर्क सिद्धांत, कॉन्टैक्ट थ्योरी। अब इस कॉन्टैक्ट थ्योरी का जो थ्योराइजेशन है वो किया है आपके एलपॉर्ट ने, ALLPORT, एलपॉर्ट। ये पुरानी थ्योरी है, 1954 में इन्होंने किताब लिखी थी, द नेचर ऑफ प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह की प्रकृति। तो पूर्वाग्रह की प्रकृति जो है ये एक कॉन्टेक्ट थ्योरी मानती है कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट तब पैदा होता है जब कोई बहुसंख्यक समाज या समाज का बड़ा वर्ग या उस एथनिसिटी के एरिया का कोई बड़ा वर्ग किसी सब एथनिक ग्रुप, जैसे पाकिस्तान में है, पाकिस्तान एक देश है, उसमें जो एथनिक ग्रुप है बलूच, वो भूगोल तो उसका बहुत बड़ा है लेकिन संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है। तो जब एक बड़ा वर्ग उस जगह का कुछ धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होकर कोई व्यवहार करता है या वो एथनिक ग्रुप ऐसा समझता है कि उसके साथ ऐसा पूर्वाग्रह ग्रस्त व्यवहार लंबे समय से किया जा रहा है, तब वह उस हिंसात्मक आंदोलन की तरफ जाता है। और इस तरह के बहुत सारे आंदोलन, इवन लगभग अधिकांश इसमें आ जाते हैं कॉन्टेक्ट थ्योरी में। तो थ्योरीज जो होती हैं किसी घटना को देखने का पर्सपेक्टिव देती हैं, आपको एक दृष्टिकोण देती हैं। तो पहला सिद्धांत जो मैंने आपको बताया वह है संपर्क सिद्धांत। मैं संक्षेप में जिक्र करता चलूंगा ताकि परीक्षा की दृष्टि से आप उपयोगी हो जाए और एक फर्स्ट हैंड नॉलेज आपको उस सिद्धांत के बारे में आ जाए। तो जो सिद्धांतकार है उनका नाम है एलपॉर्ट और कॉन्टैक्ट थ्योरी। इसमें और भी दूसरे लोगों का भी योगदान होता है। दूसरा सिद्धांत बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये इसका सिद्धांत है सोशल आइडेंटिफिकेशन थ्योरी या सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। एक बहुत अच्छे सोशल साइंटिस्ट है जिनका वायलेंस पे और इथनिक वायलेंस पर, इंसर्जेंसी के वायलेंस पर, आइडेंटिटी क्राइसिस पर, खास करके आइडेंटिटी पर बहुत काम है। उनका नाम है तजफील और टर्नर। ये दो लोग हैं जो अक्सर साथ मिलकर रिसर्च, इनका पेपर जाता है, तजफेल एंड टर्नर। इनको आइडेंटिटी पे बहुत काम किया इन्होंने। और दूसरे एक बहुत महत्वपूर्ण जिसका आप नाम आप सब लोग जानते हैं, उनका नाम है अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, नोबेल लॉरिएट। उन्होंने आइडेंटिटी एंड वायलेंस लाजवाब किताब लिखी है, वो इंटरनेट में PDF में उपलब्ध है, आप पढ़ना चाहें जो लोग शौक से पढ़ सकते हैं। उसमें उन्होंने भारतीय संदर्भ ही लिया है वायलेंस का और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का। उनका जो फोकस है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को भी उसने लिया है और ये किस तरह आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वायलेंट होती है और बहुत डिटेल इसमें उनका जिक्र है। तो ये दो नाम है, तजफेल एंड टर्नर और प्रोफेसर अमर्त्य सेन, आइडेंटिटी एंड वायलेंस उनकी किताब का नाम है, आप लिखिए और उसको अपने नोट्स में मेंशन भी करिए। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को ये विद्वान ये बताते हैं कि आदमी का जो स्व होता है, सेल्फ होता है, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा क्षेत्र, ये घटता बढ़ता रहता है। मतलब आप अगर यूरोप में किसी से मिल रहे हैं तो कोई हिंदुस्तानी किसी भी प्रांत का मिल जाए तो आपको बहुत खुश होंगे कि हमारे देश का कोई मिल गया, लेकिन अगर उसमें आपका छत्तीसगढ़ का भी मिल गया तो वो खुशी और भी आपकी बढ़ जाती। तो ये जो अपनेपन का दायरा है ये बढ़ता है और मैंने इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो कहते हैं ये आइडेंटिटी जब तक ये ठीक ठाक इसमें कोई संघर्ष नहीं होता तब तक चलती रहती है, लेकिन जब आइडेंटिटी अपने आप को सप्रेस पाती है या कोई डोमिनेंस दिखाता है, प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है, तो ये आइडेंटिटी जो है वो एक संघर्ष की स्थिति में आए। तो आइडेंटिटी संघर्ष सीधे पहले वायलेंट नहीं होता, ये धीरे धीरे वायलेंट होता है। तो ज़्यादातर इस्लामिक फंडामेंटलिज्म में भी देखेंगे, अगर आप पश्चिम एशिया में उसको काफ़ी व्याख्यायित किया है मसेन साहब ने, कि ये
इस्लामिक फंडामेंटलिज्म विद इन इस्लाम भी है बहुत ज़्यादा। जैसे पाकिस्तान में शिया सुन्नी का बैलेंस है, तो अब शिया सप्रेस पाते हैं। शिया की आइडेंटिटी उनकी अपनी आइडेंटिटी है, उनका रिलीजियस आइडेंटिटी। कई बार ये आइडेंटिटी धार्मिक होती है, कई बार आइडेंटिटी की पहचान जो है वो सांस्कृतिक होती है, कई बार पहचान भाषाई होती है। भारत में क्षेत्रीय आंदोलन, बहुत सारे भाषावादी आंदोलन हुए हैं, बहुत सारे क्षेत्रीय आंदोलन ऐसे हुए हैं जो जैसे गोरखालैंड के लिए आंदोलन था, वो सिर्फ एक इथनिक टाइप का कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन आंदोलन था, लेकिन वो एक अलग राज्य चाह रहे थे, गोरखालैंड पश्चिम बंगाल से अलग कर दिया जाए उसको। तो ये पहचान की राजनीति, पहचान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके कई फोल्ड होते हैं ये, लेकिन पहचान उसमें इंपॉर्टेंट। अब पहचान धार्मिक हो सकती है, पहचान सांस्कृतिक हो सकती है, पहचान क्षेत्रीय हो सकती है, पहचान भाषाई हो सकती है, इसके कई स्वरूप होते हैं। और इसमें इसी को डायनामिक मतलब जो बदलता रहे, गतिशीलता जिसमें है। तो आइडेंटिटी कॉमन है, आइडेंटिटी का स्वरूप डायनामिक होता है। इसके बाद तीसरी जो थ्योरी है वो है इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी, मशीनी सिद्धांत हिंदी में लिखी है इसको, अंग्रेजी में इसका नाम है इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी। इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी में एक बहुत बड़ा काम था, MAR एक प्रोजेक्ट था, MAR, उसका जो है माइनॉरिटी एट रिस्क, ये प्रोजेक्ट था। इसमें 283 अल्पसंख्यक मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं, अल्पसंख्यक मतलब किसी भी प्रकार के अल्पसंख्यक 283 अल्पसंख्यक संघर्षों का अध्ययन हुआ और उसके डाटा कलेक्शन हुआ। उस डाटा कलेक्शन पे रिसर्चर हैं, उनका नाम इस रेल में बड़ी इज्जत से लिया जाता है, उसका स्पेलिंग जर्मन है, GURR, गर, ऊपर बिंदी भी लगाते हैं। तो ये इन्होंने उस डाटा का यूज करके बताया कि इसका कोई फिक्स कारण नहीं होता है। किसका? इथनिक वायलेंस का। ये सारे माइनॉरिटी वायलेंस है, लेकिन इन सारे माइनॉरिटी वायलेंस में रीजनल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। एक ही प्रकार के वायलेंस में उसका जो क्षेत्रीय कारण है कहीं पर और है, और कहीं इंस्ट्रूमेंटल मतलब बनावटी, बना के। तो जो कारण है नेचुरल नहीं है। जैसे आइडेंटिटी एक नैसर्गिक, हर आदमी कोई ना कोई पहचान होती है, तो ये जो कारण है वो नैसर्गिक नहीं है, इंस्ट्रूमेंटल है। इंस्ट्रूमेंटल मतलब स्थानीय कारण उसके बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये नेक्स्ट जो थ्योरी है वो स्थानीयता पर बहुत जोर देती है, कि जो बहुत सारे और मल्टी डायमेंशनल होता है, एक साथ बहुत सारे कारण इन्वॉल्व होते हैं। कहीं 10 कारण हो सकते हैं, कहीं 2 ही कारण हो सकते हैं, कहीं एक ही कारण हो सकता है, लेकिन वो कारण जो है परिस्थिति जन्य होते हैं। अब वो कारण कहीं अंडर डेवलपमेंट हो सकता है, कहीं विकास ही नहीं हुआ है, किसी एरिया का बहुत ज्यादा विकास हुआ है, तो लोग क्षेत्रीय विकास के लिए आंदोलन, जैसे बोडोलैंड का आंदोलन था, इस प्रकार विदेश में बहुत सारे आंदोलन में है। तो बहुत आंदोलन का स्वरूप बहुत सारा हो सकता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी बोलती है कि स्थानीयता मतलब जो तात्कालिक कारण होते हैं वो भी बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं इथनिक कॉन्फ्लिक्ट में। नेक्स्ट थ्योरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, अकल्चराइजेशन थ्योरी, अपसंस्कृतिकरण। अब ये संस्कृतिकरण की जो थ्योरी, संस्कृतिकरण मतलब एक संस्कृति जब दूसरे संस्कृति से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है और या उसके संपर्क में लंबे समय से रहती है। श्रीनिवासन ने इस पे बहुत बड़ा काम किया सोशल साइंस में, सोशियोलॉजी में, तो वो ये टर्म का उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो वहां से ये थ्योरी जो है ये मानती है कि अकल्चराइजेशन की वजह से, दूसरे संस्कृति के सांस्कृतिक मूल्यों को लेने की वजह से उनमें या तो रेनेसा आता है इथनिक ग्रुप्स में, या अपनी संस्कृति को अकल्चराइजेशन से बचाने के लिए, या आइदर वेज होती है। कभी कभी क्या होता है कि वो उन मूल्यों से परिचित होकर उन्हीं मूल्यों की मांग करते हैं कि ये तो आपके यहाँ तो अच्छा है, लेकिन हमको तो आप ये नहीं दे रहे हैं, तो हमको भी चाहिए। और दूसरी बात ये होती है कि वो उनको लगता है कि ये संस्कृति हमको डोमिनेट कर रही है, तो उस डोमिनेंस से बचने के लिए भी वो अकल्चराइजेशन वाले इथनिक मूवमेंट होते हैं। कल्चराइजेशन वाले मूवमेंट बहुत ज़्यादा हैं। जैसे पाकिस्तान का जो मुहाजिर मूवमेंट है, ये मुहाजिरों की जो माइनॉरिटी थी, जो हिंदुस्तान से मुसलमान गए थे बंटवारे के बाद, वो एलिट क्लास था यहाँ के मुसलमानों का, और वहां जाकर के भी वो सिस्टम में बहुत आगे चले गए, जिससे वहां के स्थानीय मुसलमान जो वहीं आज़ादी के पहले से भी वहीं रह रहे थे, कहीं वो उनको पीछे छूट रहे थे, कहीं उनको लग रहा होगा वो वायलेंस उनके खिलाफ बढ़ गया, और उनको कल्चर को, वो मतलब पंजाबी कल्चर, उसको बिहारी मुसलमान बोलते, तो इनसे उनको कहीं भय पैदा लग रहा था। तो कहीं जो अकल्चराइजेशन होता है ये
हीन भावना से भी ग्रस्त होता है और सुपीरियरिटी से भी ग्रस्त होता है। तो अकल्चराइजेशन भी, संस्कृतिकरण भी इथनिक कॉन्फ्लिक्ट का एक बड़ा कारण है। और जो सबसे लेटेस्ट जो थियरी है वो ग्लोबलाइजेशन की थियरी, वैश्वीकरण का सिद्धांत। वैश्वीकरण की जो थियरी है ये मानती है कि जो वैश्वीकरण कब चालू हुआ, 1990 के बाद कोल्ड वार खत्म हुआ और वैश्वीकरण की प्रक्रिया फास्ट हो गई। कोशिशें उसकी पहले से चल रही थी, डंकल प्रपोजल वगैरह, उसको गेट प्रस्ताव, ब्रेटन वुड्स प्रस्ताव बोलते हैं, जो कोल्ड वार के ज़माने से चल रहा था। लेकिन कोल्ड वार के बाद बहुत तेज़ हुआ और उसके बाद डंकल प्रपोजल आया, WTO बना, बहुत फास्ट हो गया। तो ये माना जाता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से सबसे ज़्यादा फायदा अमेरिका को, हालांकि ऐसा डाटा नहीं बताता है, सबसे ज़्यादा आर्थिक फायदा तो चाइना को हुआ ग्लोबलाइजेशन से, खासकर जब वो WTO में आ गया। लेकिन अमेरिका का जो स्प्रेड है, सैकड़ों हजार की तादाद में उसके जो है वो सैनिक अड्डे हैं पूरी दुनिया में, उनका सही फिगर भी नहीं है, आता है सैकड़ों की तादाद पे, आप मान लीजिए बड़े सैनिक अड्डे उनके, डियोगो गार्सिया में, वहाँ गुआम में, ये बहुत बड़े बड़े अड्डे हैं, उधर हवाई में, दुनिया के हर महासागर में उनके सैनिक अड्डे हैं। तो ये जो अमेरिकन हेजिमोनी है, हेजिमोनी मतलब प्रभुता, प्रभुत्व, अमेरिकी प्रभुत्व, इस अमेरिकी प्रभुत्व से के खिलाफ भी खासकर वेस्ट एशिया में ये बहुत सारे इथनिक मूवमेंट, जो जिसको इस्लामिक फंडामेंटलिज्म वगैरह कहते हैं, ये शुरू हुए। जैसे सीरिया का वार, सीरिया का जो इथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, जो वहाँ का गृह युद्ध है, उसमें बहुत सारी पार्टीज है, लेकिन मेजर काज क्या है, अमेरिका चाहता है अल असद वहाँ जो राष्ट्रपति हटे, और रूस चाहता है वो बने रहे, यानी कि वहाँ राष्ट्रपति अमेरिका की पसंद का रहेगा या रूस की पसंद का रहेगा, मुख्य बात ये है। तो अब यहाँ पर अमेरिकन हेजीमनी को काउंटर कौन कर रहा है, रशिया कर रहा है। अब दोनों तरफ से ये बहुत सारे पार्टीज आ जाते हैं, कुर्द आ जाते हैं, इधर ISIS आ जाता है, टर्की भी उसमें आ जाता है, बहुत सारे पार्टीज आ जाते हैं। उस पर हम अलग से वीडियो देंगे आपको, क्योंकि उस पर वो चैप्टर में भी हमारे सिलेबस में सीरिया वार। तो ये जो इथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, ये इस ग्लोबलाइजेशन को भी बहुत सारे विद्वानों ने इसको एक वजह माना है कि वैश्वीकरण जो है, संपदाओं का इधर से उधर जाना, और कहीं हेजीमोनी, मुख्य बात है कि एक प्रभुत्व को समझना कि ये प्रभुत्व जो है वो ज़्यादा स्थापित हो रहा है। तो अमेरिकन हेजीमोनी के खिलाफ भी इसको माना जाता है। तो बहुत सारे साउथ ईस्ट एशिया से लेकर के वेस्ट एशिया तक के बहुत सारे इथनिक कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। तो ये हो गया इथनिक कॉन्फ्लिक्ट के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, जो बहुत मैंने भी इसको काफ़ी समय लगाया इसको अलग अलग जगहों से कलेक्ट करने में, और आपको मैंने ये सिद्धांत बताया। अब आते हैं इसके जो कॉजेज हैं, जो कि आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए, कठिन सवाल पूछना भी एक कठिनाई होती है, पूछने वाले को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है कठिन सवाल बनाने में। सवाल बनाने वाले का बहुत आसान सवाल बनाना क्या होता है, उसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए या उसके कारण बताइए। मैं कारण पूछना, हो सकता है मुझे ही ना मालूम कारण, लेकिन पूछने में क्या जा रहा, तो हमने कारण पूछ लिए। तो अब कारण वाला सवाल थोड़ा सा सतही सवाल होता है, थोड़ा सा लोअर लेवल का सवाल होता है, लेकिन परीक्षा में पूछा जाएगा तो उतना अंतर तो आपको लिखना पड़ेगा। अगर पूछा गया तो आप कुछ लिख लीजिए, कारण अनगिनत गिना जा सकते हैं, मेजर मैंने कुछ आपके लिए लिखे हैं। पहला है, ये लिख सकते हैं कि अंडर डेवलपमेंट, अल्प विकास। अल्प विकास, किसी क्षेत्र का कोई विकास ही नहीं हुआ है। तो एक होता है कि जब आपके पास कुछ खोने के लिए नहीं है, मार्क्स ने कहा था मजदूर, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो जब आपके पास लॉस करने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या होता है, फिर आदमी लड़ने खड़ा हो जाता है। एक सिंपल सी बात है। तो अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका के, मध्य अफ्रीका के और सब सहारा, जो सहारा रेगिस्तान के आसपास का जो देश है, नाइयर सॉरी चाड वगैरह, इन देशों में जो इतनी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए, सब सहारा एरिया में, सेंट्रल एशिया में, कांगो, जायरे वाला जो एरिया है, वो उसमें अंडर डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा रीजन वजह थी। एक इसको लेते हैं आइडियोलॉजिकल, मतलब ये जो विचारधारात्मक है। तो ये इतने कॉन्फ्लिक्ट खास करके कोल्ड वार के दिनों में जो इतनी कॉन्फ्लिक्ट थे, वियतनाम से लेकर के, अफ्रीका से लेकर के लैटिन अमेरिका, खास करके साउथ ईस्ट एशिया, वियतनाम, कंबोडिया और इधर लैटिन अमेरिका, इसमें जो इतनी कॉन्फ्लिक्ट थे वो ज़्यादातर आधारित थे किस पर, वैचारिक संघर्ष थे। गुरिल्ला वार पद्धति से बहुत सारे साम्यवादी आंदोलन जो है बहुत बड़ी संख्या में खड़े हुए
60 के 50 60 के दशक में, खासकर जब ये वियतनाम वार शुरू होता है और 1975-80 तक ये बहुत लंबा 75 तक वियतनाम वार चला। तो ये साम्यवाद वर्सेस पूंजीवाद, साम्यवादी शासन, साम्यवादी गुरिल्ले जगह जगह खासकर के लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे कुछ देशों में ये जो संघर्ष चले उसको विचारधारात्मक संघर्ष करता है। आज का जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है, जो ISIS का है, वो भी क्लेम करता है कि वो भी विचारधारात्मक संघर्ष है, क्योंकि वो वही इस्लाम का सही रिप्रेजेंटेटिव ऐसा क्लेम करता है, जबकि वो आतंकवादी संगठन है। तो विचारधारात्मक जो किसी आइडियोलॉजी के आधार पर कोई जो इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको हम इस श्रेणी में आइडियोलॉजिकल में रखेंगे, विचारधारात्मक संघर्ष। दूसरा, तीसरा आता है नेशनैलिटी और सब नेशनैलिटी, यानी कि कोई राष्ट्रवादी आंदोलन जो उसको अपने आप को, हम उसको आतंकवादी कहते हैं लेकिन वो अपने आप को राष्ट्र माने फ्रीडम फाइटर कहता है, जैसे तिमूर का संघर्ष था इंडोनेशिया में। इसी तरह कुछ और देशों के संघर्ष थे जो बाद में, जैसे गुरिल्ला संघर्ष जितने चे गुवेरा वगैरह के थे वो सब उसी श्रेणी में आते थे। वो व्यवस्था परिवर्तन के साथ राष्ट्र स्वतंत्रता भी चाहते थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो है जितने संघर्ष थे वो उस श्रेणी में आते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी हमारे जितने क्रांतिकारी थे, हमारे लिए क्रांतिकारी हैं, वो स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए क्या थे, वो फंडामेंटलिस्ट थे, या जो जिसको वो आतंकवादी कहते थे, लेकिन हमारे लिए क्रांतिकारी थे। तो जो सब नेशनलिस्ट मूवमेंट है, नेशनलिस्ट मूवमेंट जो देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, और कुछ सब नेशनलिस्ट मूवमेंट किसी देश के अंदर ही वो, जैसे कश्मीरी आतंकवादी है, या अफ्रीका में बहुत सारे देश में है, वो उस सूडान का ही है, वो सेपरेशन चाहते हैं कि ये एक डोमिनेंस भी हो जाए और अलगाव हो जाए क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम्स का। तो इस तरह के सब नेशनलिस्ट मूवमेंट होते हैं। उपराष्ट्रवादी आंदोलन, हेडिंग देंगे राष्ट्रवादी एवं उपराष्ट्रवादी संघर्ष, जो स्वतंत्र राष्ट्र की लड़ाई करते हैं या एक देश के अंदर ही झगड़ा करते हैं कि हमको अलग दे दिया जाए, अलग कर दिया जाए। तो राष्ट्रवादी और उपराष्ट्रवादी आंदोलन। एक बड़ा कारण है जो चौथा आप लिख सकते हैं, माइग्रेशन, प्रवासन, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो बहुत सारे आप देखते हैं माइग्रेशन के कारण जो डिस्प्लेसमेंट होता है, वो डिस्प्लेसमेंट वहां जाकर के सेट हो जाता है कहीं। जैसे भी सीरिया से बहुत भारी डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो बहुत सारे देशों की आशंका यह थी, उनको शरण देने वाले देशों की, इनको हम शरण तो दे रहे हैं लेकिन इसी में से कल को आतंकवादी पैदा हो जाएंगे, या किसी अलकायदा से या ISIS से सहानुभूति रखने वाले लोग हो जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट, माइग्रेशन की वजह से जो इथनिक ग्रुप अब कहीं बस गए, लेकिन अब वो मान लीजिए 2 लाख 5 लाख की संख्या में बस गए। जैसे वायलेंट ग्रुप तो हिंसक संघर्ष तो नहीं है, लेकिन वो इस श्रेणी में आता है माइग्रेशन में। जैसे बेल्जियम का संघर्ष है, बेल्जियम में फ्रेंच लोग बहुत संख्या में हैं, फ्रांस में फ्रेंच लोग, कनाडा में फ्रेंच लोग क्यूबेक प्रांत में बहुत संख्या में है। तो जो किसी समय गए थे लेकिन बहुत ज्यादा माइग्रेशन हुआ था, अब वो एक बड़ा इथनिक ग्रुप बन गया है, अब वो कुछ सब नेशनलिस्ट मांग करता है। तो माइग्रेशन भी इसका एक बड़ा, माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह, प्रवासन हिंदी में बोलते हैं, प्रवासन एक बड़ा कारण। डेमोग्राफिक डिसबैलेंस, डेमोग्राफिक डिसबैलेंस इसी श्रेणी में आता है माइग्रेशन कारण, कि आबादी का जो अनुपात है वो थोड़ा सा असंतुलित हो जाता है। आबादी के अनुपात से असंतुलित जो है हो जाने की वजह से बहुत सारे इतनी ग्रुप्स पैदा हो जाते हैं। जैसे ये आबादी का अनुपात, जो अगला पॉइंट है लिखिए, कल्चरल डोमिनेंस, सांस्कृतिक प्रभुत्व, कल्चरल हेजीमोनी, सांस्कृतिक प्रभुत्व। जैसे बलूचिस्तान वाला आंदोलन है, ये बहुत हद तक वो पंजाबी सिंधी डोमिनेंस है जो पाकिस्तान की नौकरशाही में, पाकिस्तान के सेना में, उस डोमिनेंस से भयाक्रांत है वो बलूचिस्तान के लोग। तो ये जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस और कल्चरल डोमिनेंस, ये एक बड़ा कारण है। जैसे पैलेस्टाइन का भी मामला है, अब डेमोग्राफी वहां पर उनकी जो है घटते घटते पैलेस्टाइनियंस की बहुत कम हो गई, वो क्षेत्र बहुत सिकुड़ गया। पैलेस्टाइन का इशू खैर अलग है, उसको हम अलग डिस्कस करेंगे, लेकिन डेमोग्राफी मतलब जनसंख्या का असंतुलन और कल्चरल डोमिनेंस, जो छठा पॉइंट है वो कल्चरल डोमिनेंस है। सातवां, डिनोमिनेशंस एंड लिबर्टी। डिनोमिनेशन मतलब होता है एक संप्रदाय में जो उप संप्रदाय होते हैं, जैसे शिया सुन्नी का संघर्ष है पाकिस्तान में, ये क्या है, डिनोमिनेशन है। एक ही धर्म के लोग हैं, दोनों मुसलमान हैं, लेकिन शिया एक डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन मतलब उप संप्रदाय, जैसे जैन धर्म में हीनयान महायान होता है, तो शिया सुन्नी होते हैं मुसलमानों में। तो शियों का जो संघर्ष है वहां, वो डिनोमिनेशन वाला संघर्ष है। ये इसके पहले जो ये आइडियोलॉजिकल बताया था मैंने,
वो आइडियोलॉजिकल संघर्ष में आप तालिबान वगैरह के संघर्ष को भी पाकिस्तान में जो है वो लिख सकते हैं कि उनको मान्यता है कि ये एक सलाफी विचारधारा है। ये वही सलाफी विचारधारा जिसको तबलीगी जमात वाले भी मानते हैं। सलाफी विचारधारा भी अब कट्टरता लाती है, इस्लाम में प्यूरिफिकेशन करके स्थानीय तत्वों को अलग कर देती है। मजार पे जाने के लिए मना करेगा, दरगाह पे जाने के लिए मना करेगा, प्रतीक रखने के लिए मना करेगा। किसी प्रकार का मुसलमान है तो वो प्रतीक रख रहा है उसके लिए मना करे। सलाफी मूवमेंट इस तरह से आपकी स्थानीयता को उसमें से निकालती जाती है, क्योंकि मूल इस्लाम में तो दरगाह नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान में लोग दरगाह पे जाते हैं। तो सलाफी मूवमेंट तालिबानी उसको मना करेगा, तबलीगी जमात वाला मना करेगा कि साल दरगाह पे मत जाइए। तो दरगाह क्या है, वो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, तो उसके लिए वो आपको मना करेगा। तो ये भी विचारधारात्मक ही है। तो याद आ गया इसलिए इसको बता दिया। तो कल्चरल डोमिनेंस, इसके बाद आता है डिनोमिनेशनल, मतलब एक संप्रदाय के अंदर जो उप संप्रदाय हैं उनमें भी इथनिक ग्रुप उनके पनपते हैं। इसके बाद रिलीजियस हेजीमोनी। रिलीजियस हेजीमोनी का मतलब है धार्मिक प्रभुत्व। ये थोड़ा सा खतरनाक है, और ये अभी ये जो ISIS का जो मूवमेंट है, जो तालिबान का मूवमेंट है, अलकायदा का मूवमेंट है, ये वही है। उनका यह है कि वो दो तरह की लड़ाई में है। एक अमेरिकन हेजीमोनी के खिलाफ है, अमेरिकन प्रभुत्व के खिलाफ, जैसा वो घोषित करते हैं। दूसरा वो ये कहते हैं कि ये हमारा ही ब्रांड जो है वो ओरिजिनल ब्रांड है इस्लाम का, और केवल मुसलमान होना पर्याप्त नहीं है, उनकी तरह का आपको मुसलमान बनना पड़ेगा। इसलिए देखते हैं क्या कि सीरिया में और वेस्ट एशिया में बहुत सारे मुसलमानों के खिलाफ ही वो आतंकवादी घटनाएं करते हैं। तो ये जो रिलीजियस डोमिनेंस है कि धर्म में जो डिनोमिनेशंस हैं, वो जो उप संप्रदाय हैं वो नहीं रहेंगे। अगर उनको रहना है तो इसमें एसिमिलेट होना पड़ेगा बड़े वाले संप्रदाय में। अब उसकी जैसे उनको सारे प्रतीक रखने पड़ेंगे, चिन्ह रखने पड़ेंगे, सारी बातें माननी पड़ेंगी, गलत सही वो जो कह रहे हैं उसी को सही मानना पड़ेगा। तो ये धार्मिक जो डोमिनेंस है ये भी इथनिक कॉन्फ्लिक्ट का एक बड़ा कारण। ये जैसे उनके खिलाफ यजीदी खड़े हो गए इराक में, शिया खड़े हो गए, कुर्द खड़े हो गए। कुर्दों ने ISIS को खदेड़ने में अमेरिका की बहुत सहायता की। कहाँ पर? सीरिया में, अभी पिछले 4-5 साल में। तो ये जो डिनोमिनेशंस हैं उनके खिलाफ लड़ते एक धार्मिक प्रभुत्व। दूसरा इकोनॉमिक कारण, इसके दो कारण इसमें है। एक ड्रग ट्रेड रूट। ड्रग ट्रेड रूट के लिए भी बहुत सारे इथनिक संघर्ष होते हैं, खासकर कोलंबिया का संघर्ष लैटिन अमेरिका का, इसमें हम ले सकते हैं। और अफ्रीका का, सेंट्रल अफ्रीका का बहुत सारे स्थानीय जो इथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, जिसको उसको इसमें हम ड्रग रूट पर किसका अधिकार रहेगा, किस इथनिक ग्रुप का, क्योंकि उसे बहुत पैसे मिलते हैं, जिधर से मादक पदार्थों की और हथियारों की तस्करी होती है। अभी एक नया मुसीबत पैदा हो गया, आप देख रहे हैं कि वो पानी के जहाज़ों को किडनैप कर लेते हैं। बहुत सारे हिंदुस्तानी बेचारे हमारे भाई वो उसमें फंस जाते हैं, जो मर्चेंट शिप में रहते हैं, मर्चेंट शिप को वो किडनैप कर लेते हैं, रैंसम मनी मांगते हैं फिर वो। तो ये सब इसके लिए भी इतनी, कोई बहुत बड़ा ग्रुप हो जाता है, बहुत अच्छा व्यवसाय देखता है, बहुत अच्छा व्यवसाय, दूसरा भी इसमें सक्रिय हो जाता है। तो कोलंबिया का संघर्ष इसमें इकोनॉमिक रीजन में खास करके नार्को टेररिज्म और ड्रग्स के पैडलिंग पर, उस पर नियंत्रण के लिए मांगते हैं। एक चीज जो है फॉरेन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, इतनी कॉन्फ्लिक्ट एक विदेश नीति का उपकरण भी हो गया है। खासकर आप सीरिया को देखेंगे, आप सीरिया में अभी मैंने आपको बताया कि कुर्द जो है, कुर्दों को अमेरिका ने, कुर्दों का चूंकि देखिए, कुर्दों का अगर आप जियोग्राफी देखेंगे, अपने विद्यार्थियों को बता चुका हूँ, मैं भेज चुका हूँ उनको, मैं देखने के लिए, उनको क्लास में भी बता चुका हूँ। कुर्दों का जो एरिया है उसमें सीरिया शामिल है, उसमें इराक शामिल है, और उसमें तुर्की शामिल है। इन तीनों की बाउंड्री से लगे हुए एक भौगोलिक क्षेत्र को मिला करके कुर्दिस्तान की मांग वो कर रहे हैं। तो चूंकि तुर्की में भी वो एक अलग भूगोल, एक अलग तुर्की का भी बंटवारा चाहते हैं। तो तुर्की चूंकि नेटो का मेंबर है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका का जो सामूहिक सुरक्षा वाला संधि है, तो अमेरिका चूंकि बहुत विश्वस्त सहयोगी रहा है तुर्की अभी तक, आजकल थोड़े संबंध अच्छे नहीं है लेकिन अभी तक रहा है। तो इस विश्वस्त सहयोगी को समर्थन में तुर्की के जो कुर्द मूवमेंट है उसको अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। अब उस आतंकवादी संगठन की सहायता किया उसने बहुत लंबे समय तक सीरिया में, हथियार देने की तमाम समाचार पत्रों में खबरें थी रहती हैं। और किसके लिए? क्योंकि वो ISIS से लड़े। अब ISIS कॉमन शत्रु हो गया किसका? अमेरिका का और कुर्दों का। तो अब ये जो कुर्दों का इस्तेमाल है किस लिए हुआ?
अमेरिकी विदेश नीति के हित को आगे बढ़ाने के लिए। तो इथनिक कॉन्फ्लिक्ट में फॉरेन पॉलिसी के, विदेश नीति के गोल भी इंपॉर्टेंट है। तो विदेश नीति के उपकरण के रूप में भी इथनिक कॉन्फ्लिक्ट, खास करके जो बड़े देश हैं उन्होंने इसका, और कोल्ड वार में तो बहुत हुआ है। वियतनाम में कौन लड़ रहा था? पर्दे के पीछे से सोवियत संघ और अमेरिका लड़ रहे थे। अमेरिका तो खैर सीधे लड़ रहा था, लेकिन पीछे से सोवियत संघ पूरा समर्थन कर रहा था साम्यवादी गुरिल्लों को, और वेस्ट यूरोप, फ्रांस और अमेरिका सीधे सीधे लड़ रहे थे। तो इस तरह का फॉरेन पॉलिसी वाला जो प्रोग्राम था ये कोल्ड वार में ज्यादा था। अभी सीरिया में थोड़ा सा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसके बाद आता है फेल्योर ऑफ लीडरशिप। कभी कभी क्या होता है कि देश का जो नेतृत्व है वो फेल हो जाता है। जैसे अभी मिस्र में हुआ, होस्नी मुबारक ने बहुत लंबे समय तक शासन किया, लेकिन वो लंबे समय के शासन से सेचुरेट हो गए लोग, और मुस्लिम ब्रदरहुड जैसा गिरोह पैदा हो गया और उसने बहुत नुकसान पहुंचाया। तो इसलिए जो कभी कभी फेल्योर ऑफ लीडरशिप होता है, ये भी उसका एक बड़ा कारण बन जाता है किसका? इथनिक कॉन्फ्लिक्ट को पैदा होने में। तो अभी तक मैंने आपको इस लेक्चर में 3 बातें बताई। तो कॉन्सेप्ट बताया कि इथनिक कॉन्फ्लिक्ट यानी हिंदी में जातीय संघर्ष है, हालांकि जाति का अर्थ अलग होता है, लेकिन आप वही शब्द लेके चलते हैं कि जातीय संघर्ष, इथनिक कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसको कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो आपसे जो खासकर ये मेरे अपने विद्यार्थियों को एड्रेस कर रहा हूँ कि जो छोटे सवाल, लघु उत्तरीय सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, वो ये इस जो बन सकते हैं कि इसकी व्याख्या करिए। इथनिक कॉन्फ्लिक्ट से क्या समझते हैं आप, या इसकी 2 विशेषताएं, जो कारण बताएं ये विशेषता आप लिख सकते हैं। जो विषय कारण है ये विशेषताएं, प्राकृतिक विशेषताएं, यही कुछ विशेषताएं आप लिख भी लीजिए, मैं बोल रहा हूं लिख लीजिए। इसके एक तो कई प्रकार होते हैं, क्षेत्रीय संघर्ष के बहुत सारे प्रकार होते हैं, भाषाई, क्षेत्रीय, जातीय, जाति, कई प्रकार हो सकते हैं। ये सभी मैंने बताया आपको, शीत युद्ध से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होती है, जो लड़ाके होते हैं उनका संगठन काफी ऑर्गेनाइज्ड होता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है विशेषता में, पॉलिटिकल सपोर्ट होता है। बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के कोई इथनिक कॉन्फ्लिक्ट आगे पनप नहीं सकता है। तो पॉलिटिकल सपोर्ट होता है, वो अंदर से हो सकता है, देश के अंदर से हो सकता है, देश के बाहर से हो सकता है। तो ज्यादातर जिसमें फॉरेन पॉलिसी बड़े देश इन्वॉल्व होते हैं, उनको देश के बाहर से समर्थन मिलता रहता है। जैसे हमारे यहाँ कश्मीरी आतंकवादियों को घोषित रूप से हम जानते हैं कौन समर्थन करता है, कौन पैसे देता है, कौन हथियार भेजता है, पाकिस्तान भेजता है। तो इस तरह से जो उनका जो एक देश के बाहर, ज्यादातर मामलों में देश के बाहर, कुछ कुछ मामलों में देश के अंदर भी पॉलिटिकल सपोर्ट होता है। एक विशेषता यह है कि ये एक लक्ष्य लेके चलते हैं, उनको क्या करना है। जैसे इस्लामिक स्टेट, उसका क्या है कि इस्लामिक स्टेट बनाना है, वो खलीफा बनेगा, बगदादी जो है, जो मारा गया, उसको खलीफा बनना है, वो 1400 साल पुराने खलीफाओं जैसे। तो एक लक्ष्य चलते हैं। इसकी नेक्स्ट जो विशेषता आप लिख सकते हैं, ये लक्ष्य मल्टी पर्पज बने, इसका एक ही लक्ष्य नहीं होता है। एक लक्ष्य घोषित होता है, लेकिन बहुत सारे लक्ष्य होते हैं। ISIS ने घोषित किया इस खलीफा बनने का, लेकिन वो काम क्या कर रहा था? तेल की तस्करी कर रहा, हथियारों की तस्करी कर रहा था। जो तेल कुएं कब्जा कर लिए थे इराक पे, उसने वो ग्रे मार्केट में तेल बेच रहा था। तालिबान क्या कर रहा था? अफीम से अफगानिस्तान में ड्रग्स बना रहा था, वो हथियार खरीदने के लिए उन ड्रग्स को से रेवेन्यू जनरेट कर रहा था। तो इसीलिए इसको नार्को टेररिज्म बोलते हैं। तो जो विशेषताएं में कुछ लग सकते हैं, कारण जो है आपके मूलतः वो सारी उसको विशेषता के रूप में भी लिख सकते हैं। कारण मैंने आपको बताया, सिद्धांत बताया। तो ये हम इसको एक समअप करते हैं इथनिक कॉन्फ्लिक्ट के लिए, क्योंकि थ्योरीज बहुत मेहनत करके मैंने जमा की है। थ्योरी आपको एक किताब में इम्पॉसिबल है कहीं मिले। तो जो सिविल सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके भी ये लेक्चर काम का है, और मेरे विद्यार्थियों के लिए तो एकदम ही जरूरी, उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। उम्मीद है इससे कुछ नॉलेज एडिशन आपका हुआ होगा। धन्यवाद।